हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक थे हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे आज। तो हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में कि द्वैत शासन क्या है। तो उसमें बात किया था हम लोगों ने कि बंगाल पर 1765 से 1772 के बीच किसका शासन रहता है। नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का शासन रहता है। तो इसी संदर्भ में द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वैत शासन यानी कि दोहरा शासन, क्योंकि बंगाल पर उस टाइम पर नवाब का भी शासन था और अंग्रेजों का भी शासन था। तो इसीलिए द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि नवाब केवल नाम मात्र का नवाब रहता है, उसके पास अपनी खुद की कोई सेना वेना रहती है नहीं। और वो जो कुछ भी करता है नायब सूबेदार से पूछ के करता है। तो न तो वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, न तो उसके पास कोई सेना है। मतलब नवाब के पास कोई अभी शक्ति बची ही नहीं है। अभी जो कुछ भी चल रहा है बंगाल में अंग्रेजों की मर्जी से ही चल रहा है। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो दीवानी अधिकार रहता है, यानी कि जो पूरा इनकम रहेगा बंगाल का, वो किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। पूरा बंगाल का जो इनकम रहेगा पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। तो और दीवानी अधिकार किसके पास था? अंग्रेजों के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था दीवानी अधिकार, और प्रशासनिक अधिकार किसके पास था? नवाब के पास। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि इनडायरेक्टली प्रशासनिक अधिकार भी अंग्रेजों के ही पास था, क्योंकि नायब सूबेदार की नियुक्ति कौन कर रहे थे? अंग्रेज ही कर रहे थे। और जो भी नवाब करेगा नायब सूबेदार से पूछ के करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था। और हम लोगों ने देखा था कि आगे द्वैत शासन क्यों, यानी कि जब अंग्रेजों ने पलासी युद्ध जीत लिया, ठीक है, अंग्रेजों के पास शक्तियाँ आ गई। उसके बाद अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध को भी जीत लिया, अंग्रेजों के पास और भी शक्तियाँ आ गई। पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र आ गया। अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और दिल्ली तक अपना जो है प्रभाव कर लिया, अपने नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया बंगाल, अवध, दिल्ली तक। तो अंग्रेजों ने अभी भी डायरेक्ट शासन क्यों नहीं किया? अप्रत्यक्ष शासन क्यों किया? नवाब को आगे क्यों रखा? तो उसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि अंग्रेजों को डर था कि कहीं जो भारतीय शासक हैं कि वो लोग ये ना कहें कि ये चुट्टा, अभी ये लोग कहाँ से आगे ससुरा, कल तक तो हम लोग ही शासन कर रहे थे, ये ससुरा गोरे गोरे लोग कहाँ से आगे शासन करने के लिए, भगाओ इनको, मारो यहाँ से, हटाओ। तो अंग्रेजों को इस बात का डर था जो भारतीय शासक है कहीं एकजुट होकर हमारे विरोध में ना खड़े हो जाएं। अंग्रेजों को इस बात का डर था। और अंग्रेजों को ये भी डर था कि जो भारतीय जनता है कहीं वो ही हमारा विरोध ना करने लग जाए। अगर मान लो अगर पूरी भारत की जो जनता है इतनी बड़ी संख्या अगर एकजुट हो जाती है और अंग्रेजों के विरोध में खड़ी हो जाती है, तो उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, अंग्रेजों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेजों को इस बात का भी डर था कि कहीं भारत की जनता ही हमारे विरोध में ना आ जाए। और हम लोगों ने बात किया था कि अंग्रेजों को ये भी डर था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं, जो पश्चिमी यूरोपीय कंपनियां हैं, जिन जिनको अंग्रेजों ने यहाँ से खदेड़ा था, जिन जिन की पुंगी बजा दिया था अंग्रेजों ने, जिन जिनको हराया था, तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं वो सारी यूरोपीय कंपनियां एकजुट होकर ब्रिटेन को जो है पीटने के चक्कर में ना पड़ जाए। तो अंग्रेजों को इस बात का भी डर था। और ये भी डर था अंग्रेजों को कि कहीं जो ब्रिटिश सरकार है, कहीं जो ब्रिटिश सरकार और हमारे बीच में जो समझौता हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच में, हम लोगों ने बात किया था क्या समझौता हुआ था व्यापार को लेकर, तो कहीं ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन ना करने लग जाए यहाँ पर। जो भविष्य में हमें लूटपाट की यहाँ पर संभावना दिख रही है, ऐशो आराम की संभावना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को जो दिख रहा था, यहाँ पर लूटपाट की और ऐशो आराम की जो संभावना दिख रही थी, कहीं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के हाथ से चला ना जाए, कहीं ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन ना करने लग जाए, इस बात का भी डर था अंग्रेजों को। तो ये सब पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर लिया था। और उसके आगे हम लोग बात करने जा रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग कि द्वैत शासन जो अंग्रेजों ने किया उसका क्या प्रभाव पड़ा बंगाल में। जब एक तरफ नवाब था और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दोनों का शासन था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा बंगाल पर, तो उससे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द्वैत शासन का प्रभाव। द्वैत शासन का प्रभाव।
तो इसको भी हम लोग राजनीतिक और आर्थिक दो पहलुओं में बांट के देख लेंगे। तो पहले हम लोग राजनीतिक प्रभाव देख लेंगे। राजनीतिक प्रभाव। तो बात करें अगर राजनीतिक प्रभाव की, तो एक शासन का एक महत्वपूर्ण नियम होता है कि जिसके पास शक्तियां हैं, जिसके पास भी ताकत है, जिसके पास शक्ति है, दायित्व भी उसी के पास हो कि भ्रष्टाचार ना हो, लूटपाट ना हो, और जो है ये सब मतलब कि घटनाएं ऐसी ना हो कि लूटपाट की घटनाएं घटे, लूटपाट जो है अधिक हो और कानून व्यवस्था खराब हो। मतलब ये सब दायित्व भी उसी के पास होना चाहिए जिसके पास शक्तियां हैं। नहीं तो क्या होगा, शक्ति किसी और के पास है और दायित्व किसी और के पास। मान लो जिसके पास दायित्व है उसके पास शक्ति है ही नहीं, और जिसके पास शक्ति है उसके उसके पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है कि कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको रोकना है, कहीं पर लूटपाट की घटनाएं चल रही हैं, कोई जबरदस्ती किसकी जमीन छीन रहा है, कोई जबरदस्ती किसको भी मार पीट रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी किसके पास होना चाहिए, जिसके पास शक्ति है। तो नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लो कोई छोटा मोटा जो है किसान है और कोई जमींदार है, कोई सेठ महाजन है, अगर वो कोई सेठ महाजन किसी छोटे मोटे किसान की अगर जमीन जो है खींच लेगा अपने तरफ, उसको जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर लेगा, या फिर उसको पैसे वैसे जो है कुछ ले लेगा, या फिर उसको मार के पीटेगा, कुछ भी करेगा, उसके साथ जो है अत्याचार करेगा, तो वो किसान किसके पास जाएगा? वो किसके पास जाएगा? जिसके अगर मान लो जिसके पास दायित्व है लेकिन उसके पास शक्ति है ही नहीं, किसान उसके पास अगर गया भी तो क्या कर लेगा? उसके पास कोई शक्ति है ही नहीं तो क्या ही कर लेगा वो। और उसके पास जाएगा जिसके पास शक्ति है, लेकिन अगर उसके पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं तो उसके पास भी जाकर के क्या कर लेगा वो? कहेगा मेरे पास शक्ति तो है लेकिन मैं करूँ क्या, मेरे पास इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका ठेका मैंने लेके थोड़ी रखा है। तो एक ये भी है कि एक शासन का महत्वपूर्ण नियम है कि जिसके पास शक्ति होती है उसके पास ही ये दायित्व होना चाहिए कि जो है प्रशासनिक अधिकार उसी के पास होना चाहिए, उसी के पास दायित्व होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अराजकता की स्थिति बन जाएगी, अव्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। तो बंगाल में इस टाइम पर वही चल रहा था। एक तरफ था नवाब और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के पास थी ताकत और नवाब के पास थे दायित्व। तो जो कुछ भी जो है भ्रष्टाचार वगैरह लूटपाट चल रहा था, कोई भी किसकी भी जमीन जबरदस्ती मारपीट के ले रहा था, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी यही चल रहा था बंगाल में अभी यही चल रहा था। तो बंगाल की जो जनता थी वो बहुत ही परेशान हो गई थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके पास जाए हम, नवाब के पास, या फिर इस ससुरा चुट्टन अंग्रेजों के पास जाए, क्योंकि अंग्रेजों को न्यायिक कार्य से कोई मतलब ही नहीं था। तो अभी बंगाल में यही चल रहा था। बंगाल में पूरी तरीके से अराजकता फैल गई थी, पूरी अव्यवस्था की स्थिति बन गई थी। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। शासन का शासन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि शासन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि शक्तियां जिसके पास हो, दायित्व भी शक्तियां जिसके पास हो, दायित्व भी उसी के पास हो। अन्यथा उसी के पास हो, अन्यथा अव्यवस्था अव्यवस्था की अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है।
तो उसके आगे हम लोग बात करें तो बंगाल में अभी यही चल रहा था। नवाब के पास दायित्व थे, नवाब के पास जिम्मेदारियां थी कि लूटपाट जो है, भ्रष्टाचार ये सब ना हो, कोई भी जो है किसी की जमीन जबरदस्ती ना जो है कब्जा कर ले, कोई भी किसी को जबरदस्ती मारे पीटे ना, किसी से जबरदस्ती पैसे ना छीन ले। ये सब जिम्मेदारी किसकी थी? नवाब की थी। लेकिन नवाब के पास शक्तियां थी ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने ना तो उसके पास सेना छोड़ी थी और ना तो वो बेचारा अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। और वैसे भी जो अभी बंगाल का जो नवाब था नजमुद्दौला, उसकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, उसकी उम्र भी अभी बहुत ही कम थी। तो अंग्रेजों को फिलहाल इस बात से कोई मतलब था नहीं। अंग्रेजों को बस मतलब था पैसे वगैरह लूटने से, कि हमें अभी जो है जितना कितना ज्यादा हम लूट सकते हैं, अंग्रेजों को माइंड में ये था अभी हम कितना ज्यादा लूट सकते हैं उतना ज्यादा लूट ले, क्या पता आगे मौका मिलेगा कि या फिर नहीं भी मिलेगा। तो अभी मौका मिला है तो हम जितना हो सकता है उतना ज्यादा लूट लेते हैं। ऐसे मतलब कि उल जुलूल की बातें ऐसे अंग्रेजों के माइंड में चल रही थी। तो फिर क्या होता है, जब नवाब के पास दायित्व है, शक्तियां तो है नहीं, तो कोई भी किसी को जो है जबरदस्ती मारपीट के उसके पैसे छीनेगा, जमीन जो है कोई भी किसी का छीन लेगा, जो मतलब जो ज्यादा ताकतवर है अपनी मनमानी से कुछ भी करेगा, कोई किसी से पूछेगा नहीं, जो जो भी जिसके मन में आएगा वो ऐसा करेगा। और कोई न्यायिक कार्य वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि नवाब के पास दायित्व है, केवल शक्तियां है नहीं। तो इससे क्या होगा, ऐसे करते करते मतलब कि कानून व्यवस्था की पूरी स्थिति एकदम खराब हो जाती है और लूटपाट की एकदम घटनाएं बढ़ जाती है। बड़ी मात्रा में जो है लूटपाट, जहाँ देखो वहाँ यही लूटपाट ही चल रहा होता है बंगाल में। तो बंगाल में एकदम मतलब पूरी तरीके से अराजकता फैल जाती है, एकदम लूटपाट का दौर चल रहा है ये। अंग्रेज तो लूट ही रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जो हैं, जो बड़े बड़े सेठ महाजन हैं, वो भी छोटे मोटे किसानों से उनका भी दमन करते हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार करते थे। तो इस सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। नवाब के पास लिखेंगे, जो बंगाल का नवाब था, नवाब के पास नवाब के पास दायित्व दायित्व तो थे। नवाब के पास दायित्व तो नवाब के पास दायित्व तो थे। कैसे लिखेंगे, नवाब के पास नवाब के पास प्रशासनिक प्रशासनिक दायित्व तो थे, लेकिन वास्तविक शक्तियां नवाब के पास प्रशासनिक दायित्व तो थे, लेकिन वास्तविक शक्तियां नहीं थी, जिसके कारण कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति कानून व्यवस्था की स्पेस कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई और लूटपाट की घटनाएं बढ़ी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तुमने बात किया था कि द्वैत शासन के टाइम पर
बंगाल में जब द्वैत शासन चल रहा था, दोहरा शासन, तो प्रशासनिक अधिकार तो नवाब के पास था और दीवानी अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कंपनी के पास दीवानी अधिकार था। तो हम लोगों ने बात किया था दीवानी अधिकार में राजस्व संग्रह भी आ जाता है। दीवानी अधिकार में राजस्व संग्रह भी आ जाता है और एक न्यायिक कार्य भी आ जाते हैं। जो दीवानी मामले रहते हैं उनका न्यायिक कार्य, यानी कि मान लो किसी भाई भाई में विवाद हो गया, कहीं भी किसी दो लोगों में जो है जमीन का विवाद हो गया, पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, तो ये सब दीवानी मामलों का जो निपटारे का जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, यानी कि अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों को तो बस पैसा कमाना था, यहाँ पर सिर्फ व्यापार करना था, लूटपाट करना था। अंग्रेजों को सिर्फ पैसे से मतलब था कि हम यहाँ पर जितना ज्यादा लूट सकते हैं इतना उतना लूट लेते हैं। अंग्रेजों को न्यायिक कार्य से कोई मतलब ही नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस पे जोर दिया, राजस्व संग्रह पर, कि हमें इनकम कितना ज्यादा मिल जाएगा। इसको अंग्रेजों ने कहा छोड़ो, इससे हमें क्या मतलब है, लूटपाट हो रहा है तो होने दो, हमें हमें उससे क्या करना है। तो सुनो, जाओ, जिसको जितना जिसका जो है लूटना है लूट ले, जिसका भी कब्जा करना है कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अंग्रेजों को बस इस बात से मतलब था कि हम कितना ज्यादा लूट सकते हैं। अंग्रेजों ने खूब जो है पूरी तरीके से लूटने पर जोर दिया। तो उससे क्या हो गया? उससे कानून व्यवस्था किसी और खराब हो जाती है। अंग्रेजों के पास शक्तियां तो थी, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। उन्हें कोई भी न्यायिक कार्य से कोई मतलब ही नहीं था कि किसी को न्याय मिले या फिर ना मिले। तो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से जो है जोर दिया न्यायिक कार्यों पर। तो इसको भी हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे। दीवानी अधिकार थे और कंपनी ने, यानी कि ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया और न्यायिक कार्यों की व्याख्या की। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम, या फिर बिजली की रफ्तार में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम आर्थिक पहलुओं पर आएंगे और आर्थिक आर्थिक पहलुओं की बात करेंगे। तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से? तो अंग्रेज क्या करते थे? दीवानी अधिकार किसके पास था? अंग्रेजों के पास। तो भू राजस्व और भी जो है टैक्स वगैरह अभी कौन वसूलेगा? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अभी वसूलेंगे। तो अंग्रेजों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो हर एक किसान से जाके भू राजस्व वसूलेंगे। तो अंग्रेज क्या करते थे?
अंग्रेज जमींदारों को बीच में लाएंगे। जमींदार क्या करेंगे, जाएंगे किसानों के पास, जो है किसानों से भू राजस्व संग्रह करेंगे, और वो पैसा जो है लाके किसको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वैसे भी कंपनी के पास जो है इतने अभी लोग भी नहीं थे, कंपनी के पास अधिकारियों की भी कमी थी। तो इसलिए कंपनी ने भारतीयों को यहाँ पर बीच में लाया, भारतीय जमींदारों को। तो जो जमींदार थे वो क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, जो भी मतलब कि ज्यादा बोली लगाता था, यहाँ पर बोली लगाते थे जमींदार कि हम इतना ज्यादा पैसा लूट के देंगे आपको, हम इतना जो है टैक्स कलेक्शन करके आपको देंगे। मतलब जो भी ज्यादा, जितना ज्यादा जो बोली लगाता था अंग्रेज, उसी को देते थे। हाँ, अब तुम जो है मान लो कोई सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है कि हम इतना ज्यादा जो है टैक्स कलेक्ट करके देंगे आपको, तो अंग्रेज क्या करते थे, उसको ही जमींदारी जो है उसको जिम्मेदारी दे देते थे कि हाँ, अब जो है तुम ही पूरा जो है भू राजस्व संग्रह करो और वो पैसा हमें ला करके दो। तो तो जो जमींदार थे उनको भी ये था कि भैया चलो, अभी हम जितना ज्यादा पैसा देंगे अंग्रेज खुश रहेंगे, अगर हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो ये चुट्टा ससुरा लोग पता नहीं हमें कब हटा करके दूसरे जमींदार को चुन लेंगे कि हाँ भैया अब चलो तुम हटो, अभी तुम ज्यादा पैसा हमें दे नहीं पा रहे हो, अभी हम दूसरे जमींदार को पकड़ेंगे। तो जमींदारों ने इसलिए क्या किया, जितना ज्यादा पैसा हो सकता था उतना ज्यादा लूटा, किसानों से जो है जबरदस्ती उनसे मार के छीन के, उनसे जबरदस्ती जो है जितना हो सकता था उतना उनसे लगान लिया, जबरदस्ती उनसे जितना हो सकता था उतना उनसे पैसा लिया और अंग्रेजों को दिया। तो इससे क्या हुआ, तो किसानों पर अत्यधिक जो है बोझ बढ़ गया, आर्थिक बोझ बढ़ गया। किसान जो है मतलब कि लेते थे लोन वगैरह, मतलब किसी से पैसे उधार वगैरह लेते थे, कर्ज लेते थे, तो किसान उस चक्र में पड़ गए। अभी एक बार किसानों ने लोन लिया, यानी कि किसी से कर्ज लिया किसानों ने, तो उसे चुकता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसान जब खेती कर रहा है, जमींदार उससे पूरा लूट ले रहा है, अब लूट के अंग्रेजों को दे रहा है। तो इससे क्या हुआ, किसानों की दशा एकदम पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। किसानों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसानों की दशा एकदम मतलब कि एकदम हालत खराब हो गई थी किसानों की। जमींदारों ने बहुत ही ज्यादा शोषण कर दिया था किसानों का, उनसे जबरदस्ती जो है अनाज उनसे उनके ले लेना, उनसे जबरदस्ती जो है जो है ज्यादा जितना मतलब कि रहता था, भू राजस्व संग्रह जितना करना है जमींदार उससे ज्यादा भी करते थे, उतना देने के बाद भी उनसे जबरदस्ती ज्यादा भी लेते थे। तो किसानों की दशा मतलब कि बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। और जो बंगाल की खेती थी, कृषि, उस पर भी बहुत ही बुरा बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसान जमींदार जो थे उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बंगाल की खेती कहाँ जाएगी, बंगाल की खेती का क्या होगा, बंगाल के लोग कहाँ जाएंगे, जो किसान है वो कहाँ जाएंगे, वो जिएंगे या फिर मरेंगे। तो इससे उनको कोई मतलब था नहीं कि उपज होगी या फिर नहीं होगी, पैदावार होगी भी या फिर नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ, जो अच्छे खासे जो खेत थे उनमें अच्छी खासी पैदावार होती थी, अच्छी खासी उपज होती थी, वो खेत अभी मतलब कि जंगल टाइप में होने शुरू हो गए थे। अभी धीरे धीरे बंगाल की जो खेती थी वो मतलब कि एकदम नष्ट होने शुरू हो गई थी। बंगाल की खेती और किसानों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। देखेंगे प्रतिवर्ष अधिक से अधिक भू राजस्व प्रतिवर्ष अधिक से अधिक प्रतिवर्ष अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रह पर जोर दिए जाने के कारण प्रतिवर्ष अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रह पर जोर दिए जाने के कारण बंगाल बंगाल की कृषि और बंगाल की कृषि और किसानों पर बंगाल की कृषि और किसानों की
दशा बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी हम लोगों ने खेती की बात कर ली, आर्थिक प्रभाव में खेती की बात कर ली, और हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें तो अभी बंगाल में यानी कि भारत में अभी यूरोपीय कंपनियां जो थी, पुर्तगाल और हॉलैंड, फ्रांस वगैरह, इन सबको अंग्रेजों ने कमजोर कर दिया था। अभी ब्रिटेन की स्थिति मजबूत थी भारत में। तो ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, अभी बड़े पैमाने पर जो है दस्तक का दुरुपयोग तो करेंगे ही करेंगे। दस्तक खुद तो जो है फ्री ट्रेड करेंगे ही करेंगे अंग्रेज, और दस्तक को बेच के भी पैसा कमाएंगे। और जो भारतीय व्यापारी हैं और जो यूरोपीय व्यापारी हैं, उनसे और भी वो दस्तक बेचेंगे भी, और भी जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे उनसे। एक चुंगी करके होता है, चुंगी कर होता है, यानी कि भारतीय वस्तु जो कलकत्ता में जाएंगे उनसे उन पर टैक्स लगेगा। तो ऐसे मतलब कि अलग अलग टैक्स जो है अंग्रेज वसूला करते थे, और दस्तक का दुरुपयोग करते थे बड़े पैमाने पर। खुद तो फ्री ट्रेड करेंगे ही करेंगे, और अन्य व्यापारियों को भी जो है दस्तक उपलब्ध करवाएंगे, यानी कि तुम भी फ्री ट्रेड करो, हम भी फ्री ट्रेड करेंगे। अंग्रेजी को बस मतलब था पैसों से। तो इससे क्या होता है, इससे जो व्यापारिक ढांचा था वो भी पूरी तरीके से एकदम मतलब कि चरमरा जाता है। व्यापार संतुलन व्यापार संतुलन जो होता है वो किसके पक्ष में चला जाता है, ब्रिटेन के पक्ष में। क्योंकि अभी ब्रिटेन वाले सस्ते दामों में खरीदते थे सामान को, जबरदस्ती। अगर कोई मान लो नहीं भी दे रहा सस्ते दामों में, तो उससे जबरदस्ती खरीदते थे और ले जाके कहाँ पर बेचते थे, ब्रिटेन में। तो इससे व्यापार संतुलन किसके पक्ष में हो गया, ब्रिटेन वालों के पक्ष में हो गया। ब्रिटेन ब्रिटेन को इससे काफी जो है ज्यादा मुनाफा हुआ, उसको ज्यादा फायदा हुआ, और भारतीयों को और अन्य व्यापारियों को इससे मतलब कि नुकसान हुआ। तो व्यापार संतुलन पूरी तरीके से ब्रिटेन के पक्ष में चला गया था। तो ये पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारिक क्षेत्र में भारतीयों तथा भारतीयों तथा अन्य अन्य व्यापारियों अन्य व्यापारियों यानी कि गैर ब्रिटेन वाले व्यापारी, मतलब कि जो ब्रिटेन के नहीं हैं, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, ये सब, इन सब देशों के व्यापारी, ब्रिटेन के नहीं। तो व्यापारिक क्षेत्र में भारतीयों तथा अन्य व्यापारियों से अधिक अधिक अन्य व्यापारियों से अधिक से अन्य व्यापारियों से अन्य व्यापारियों से अधिक करों का संग्रह किया गया। अधिक करों का संग्रह तथा बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण व्यापारिक ढांचा भी
ढांचा भी चरमरा गया। और व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में हुआ। और व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्यापारिक क्षेत्र में भारतीयों तथा अन्य व्यापारियों से अधिक करों का संग्रह तथा बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण व्यापारिक ढांचा भी चरमरा गया और व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि इस टाइम पर जो बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, वो भारतीय कारीगरों से बहुत ही सस्ते दामों पर जो है उनके वस्तुओं को खरीदते थे। वो नहीं भी दे रहे तो जबरदस्ती खरीदते थे, मार पीट कर उनसे खरीदते थे, मतलब कि अपनी ताकत लगा के उनसे जो है खरीदते थे। नहीं भी दे रहे हैं तो उनको मार पीट के उनसे जबरदस्ती ले लेते थे। तो इससे क्या हुआ, जो कारीगर थे कुछ लोग तो काम ही छोड़ना शुरू कर देंगे, कुछ लोग कुछ दिनों तक मजबूरी में ऐसा काम करेंगे और वो भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, भारत का जो उद्योग है उन उद्योगों का भी पतन होगा, क्योंकि अभी जो कारीगर काम ही नहीं करेंगे तो उद्योगों का पतन तो होगा ही। तो ये पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के नहीं, ऐसे लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय कारीगरों पर अत्यधिक अत्याचार किया। अत्यधिक अत्याचार किया। जिससे उद्योगों का भी पतन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय कारीगरों पर अत्यधिक अत्याचार किया, जिससे उद्योगों का भी पतन हुआ। ऐसे लिखेंगे, उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। बुरा प्रभाव पड़ा। उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करें तो और क्या प्रभाव पड़ा द्वैत शासन का। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो वो पूरा राजस्व संग्रह कर रहे थे, जो पूरा बंगाल का इनकम उनके पास आ रहा था अंग्रेजों के पास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस सब का जो इनकम आ रहा था अंग्रेजों के पास, और अंग्रेज भारतीय वस्तुओं को जो है सस्ते दामों में खरीदते थे और उनका निर्यात करते थे ब्रिटेन में। तो अंग्रेज ये सब पैसे का यूज कर रहे थे भारतीय वस्तुओं को खरीदने में। जो इनकम बंगाल से आ रही है उसी इनकम से भारतीय वस्तुओं को खरीदते हैं, कम दामों पर, कम कीमत पर उन भारतीय वस्तुओं को खरीदते हैं और उन वस्तुओं को निर्यात करते हैं ब्रिटेन में, और पैसे वगैरह भी भेजते रहते थे। तो है जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है धन का निष्कासन हो रहा है भारत से,
ब्रिटिश शासन के टाइम पर अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर भारत से धन का निष्कासन किया, भारतीय वस्तुओं को निर्यात किया, भारत से ब्रिटेन निर्यात किया और धन का निष्कासन किया बहुत। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो बड़े पैमाने पर धन का निष्कासन होता है कैसे, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो 1765 से 67 के बीच में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 57 लाख पाउंड की राशि ब्रिटेन भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से भेजा था, भारत से ही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से 1765 से 1767 तक, मतलब केवल 2 ही सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 57 लाख पाउंड की राशि भेजी थी ब्रिटेन। और उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ की ब्रिटेन सरकार रहती है, ब्रिटिश सरकार जो रहती है, ब्रिटिश सरकार कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया अभी तुम लोग बहुत ही पैसा कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें भी चाहिए अभी। ब्रिटिश सरकार कहती है कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कहती है ब्रिटिश सरकार कि अभी तुम लोग हमको जो है हर साल जो है 4 लाख पाउंड की राशि हमें दोगे, ब्रिटिश सरकार के पास जमा करोगे। क्यों? ताकि जो है हम यहाँ पर जो ब्रिटेन की जनता है उन पर हम जो है थोड़ा टैक्स वगैरह कम कर सके, करों का बोझ थोड़ा कम कर सके ब्रिटेन की जो जनता है उनके ऊपर से, मतलब ब्रिटेन की जनता आराम से जीवन जी सके, सुखमय जीवन जी सके। तो इसके लिए यहाँ से पैसे भेजना पड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से पैसे भेजने पड़ेंगे ब्रिटेन, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से पैसे भेजना है अभी ब्रिटेन। और कितना, 4 लाख हर साल, ताकि जो ब्रिटेन की जनता है वो आराम से एकदम ऐशो आराम का जीवन जी सके, उसको ब्रिटेन की जो जनता है उसको टैक्स वगैरह कम देना पड़े। तो सोचो चुट्टा लोगों ने कितना अत्याचार किया था, पैसे तो लूटे ही, और हर साल जो है यहाँ से धन का निष्कासन। और आगे जब अंग्रेज बड़ी पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर लेंगे तो सोचो कितना पैसा यहाँ से गया होगा। तो इस सब पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे एक बार, लिखेंगे। बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर भारत से धन का निष्कासन, बड़े पैमाने पर भारत से धन का निष्कासन हुआ। एग्जाम्पल ले हम लोग तो जैसे 1765 से 1767 के बीच, 1765 कर लेंगे, 1765 से 1767 के बीच 57 लाख, 57 लाख पाउंड, 57 लाख पाउंड की राशि ब्रिटेन भेजी गई। और एग्जाम्पल की बात करें तो 1767 में 1767 में 1767 में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1767 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड की राशि ब्रिटिश राजकोष में
जमा करने, जमा कराने, जमा करने कर लेंगे, जमा करने के लिए कहा। 1765 से 1767 के बीच 57 लाख पाउंड की राशि ब्रिटेन भेजी गई। 1767 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड की राशि ब्रिटिश राजकोष में जमा करने के लिए कहा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक बंगाल में 1769 से 1770 के बीच बंगाल में एक अकाल आता है। 1769 से 70 के बीच अकाल आता है। कहाँ? बंगाल में। अकाल तो प्राकृतिक कारणों से आता है, यानी कि बाढ़ आ गई या फिर बारिश नहीं हुई, तो अकाल तो प्राकृतिक कारणों से आता है, यानी कि उपज ही नहीं हुई उस साल। तो ऐसा कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की जो जनसंख्या थी उस टाइम पर, बंगाल की 1/3 जनसंख्या मारी गई थी। 1/3 जनसंख्या मारी गई थी यहाँ पर, मतलब लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे इस अकाल में, ऐसा कहा जाता है। और जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के अधिकारी हैं, वो लोग इस टाइम पर भी क्या कर रहे हैं, कंपनी कर्मचारी कालाबाजारी कर रहे हैं। और मतलब कि यानी कि कंपनी कर्मचारी अनाज को जो है एकदम सस्ते दामों में खरीद खरीद के महंगे दामों में बेच रहे हैं। वो लोग चाहे तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी शासन कर सकती है, लेकिन शासन वो कर नहीं रही है, कालाबाजारी कर रही है, व्यापार के चक्कर में पड़ी हुई कंपनी को शासन अभी नहीं कर रही कंपनी। तो अभी क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या मारी गई थी। और ऐसा कौन कह रहा? आगे ही एक अंग्रेजों का एक गवर्नर बनता है, कार्नवालिस। आगे ही अंग्रेजों का एक कार्नवालिस एक करके एक गवर्नर बनता है। तो कार्नवालिस ने ही ये कहा है कि बंगाल की 1/3 जनसंख्या मारी गई थी, और उसका कारण कार्नवालिस ने बताया था, जो बंगाल में अव्यवस्था चल रही थी। वेस्ट शासन के टाइम पर अव्यवस्था एकदम से फैली हुई थी, अराजकता एकदम, कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ गई थी, कानून व्यवस्था एकदम खराब हो गई थी, लूटपाट एकदम चल रहा था चारों तरफ। मतलब अभी शासन किसका है, जनता को ये क्लियर नहीं है। एक तरफ नवाब है, लेकिन उसके पास कोई शक्तियां ही नहीं है, कंपनी को न्यायिक कार्य से कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी जो है एकदम शासन व्यवस्था एकदम से चरमरा गई थी, किसी को, जनता को पता ही नहीं है कि अगर हमारे सर अत्याचार हो रहा है, हम किसके पास जाए, जनता को समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसके पास दायित्व है उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, जिसके पास शक्ति है उसको न्यायिक कार्यों से कोई मतलब ही नहीं है। तो अकाल तो प्राकृतिक कारणों से आया, लेकिन इस टाइम पर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने अनाजों को खरीदा सस्ते दामों पर और एकदम महंगे दामों पर बेचा, एकदम महंगे दामों पर बेच के पैसे कमाना चाहा। तो इससे और भी जो है जनसंख्या मारी तो जाएगी ही, कम से कम इस टाइम पर तो अंग्रेजों को जो है अनाज थोड़े सस्ते दामों में बेच के थोड़ा लोगों की हेल्प कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, महंगे दामों में अनाज को बेचा और इससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कार्नवालिस ने खुद ही कहा है कि इसका जो जिम्मेदार है, जो 1/3 जनसंख्या मारी गई बंगाल की, इसका जिम्मेदार उस टाइम की अव्यवस्था थी। और यह अव्यवस्था किसके कारण थी? वेस्ट शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? क्लाइव ने। तो इसका हम कह सकते हैं ये क्लाइव की ही जो है प्रणाली थी, जो कि असफल रह गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर लूटपाट चारों तरफ चल रहा है, और जो है अकाल आ गया, उसी में लोग मारे भी गए। कम से कम इस टाइम पर तो थोड़ा दया दिखानी चाहिए थी अंग्रेजों को। बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ पर लूटपाट चल रहा है, अराजकता एकदम फैली हुई है, कानून व्यवस्था एकदम भ्रष्ट शासन व्यवस्था चल रही है। तो मतलब ये जो क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने जो शुरू किया था द्वैत शासन प्रणाली, जो क्लाइव की थी, इसे असफल माना जाता है, क्योंकि इससे न तो बंगाल का भला हुआ
और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे इस टाइम पर, उन्होंने मतलब अपने निजी व्यापार पर ध्यान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपने निजी व्यापार पर ध्यान दिया। उन्होंने लूटपाट तो खूब किया, खूब पैसा लूटा घसोटा, खूब जो है लूटपाट किया। अपने निजी व्यापार के दृष्टिकोण से द्वैत शासन अच्छा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके दृष्टिकोण से अच्छा था, क्योंकि उन्होंने खूब लूटपाट किया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें ज्यादा जो है इनकम नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें लॉस हो रहा था, कंपनी को इसमें पैसा वगैरह नहीं आ रहे थे। आगे चल के जो है कंपनी की स्थिति और भी खराब होती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे न तो बंगाल का भला हुआ, न ही कंपनी का। निजी व्यापार के दृष्टिकोण से ये अच्छा था। तो इस सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। लिखेंगे 1769 से 70 के बीच बंगाल में 1769 से 70 के बीच बंगाल के अकाल बंगाल में बंगाल में अकाल के कारण लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग मारे गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने इस अकाल के दौरान भी अनाज को महंगे इसने कंपनी के कर्मचारियों ने इस अकाल के दौरान भी अनाज को महंगे दामों में बेचा और अधिक मुनाफा कमाया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, अभी जो क्लाइव ने जो जो कार्य किया, पीछे हम लोगों ने देखा कर्नाटिक युद्ध से हम लोग देखते आ रहे हैं, प्लासी युद्ध, बंगाल विजय, हम लोगों ने देखा क्लाइव ने क्या क्या कार्य किया। तो क्लाइव ने, हम लोगों ने बात किया था, क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, या फिर क्लाइव के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है क्लाइव को संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता है भारत में? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को क्यों कहा जाता है, या फिर क्लाइव के महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? तो उन सब पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, क्लाइव के कार्यों पर बातचीत करेंगे हम लोग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उस पॉइंट पर बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को क्यों कहा जाते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को। क्यों कहा जाता है? क्लाइव को क्यों कहा जाता है? या फिर क्लाइव के महत्वपूर्ण कार्य, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यही से पॉइंट को लिखना रहेगा वहां पर। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक बार। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को क्यों कहा जाता है? तो इसमें हम लोगों को अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। कर्नाटक युद्ध पढ़ा, बंगाल विजय पढ़ा, तो उसमें जहां जहां क्लाइव की भूमिका आई थी, क्लाइव ने उसमें क्या क्या कार्य किया, क्लाइव की वहां पर क्या क्या भूमिका थी, तो उन सब पॉइंट को हम लोग बस यहाँ पर एक जगह पर जो है समेट के देख लेंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा माइंड अलग से खर्च नहीं करना है। तो पहला पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि पहले कर्नाटक युद्ध में जब फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध चल रहा था, पहले युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति ज्यादा मजबूत थी। फ्रांसीसियों की स्थिति ज्यादा मजबूत थी पहले कर्नाटक युद्ध में। लेकिन दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, क्लाइव क्लर्क था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में क्लाइव क्लर्क था, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी चल रहा था। फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी चल रहा था, लेकिन सेकंड फेज में, यानी कि जब दूसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था, फिर आगे चलते चलते क्लाइव की भूमिका वहां पर आती है। क्लाइव ने जो है पूरे मोर्चे को ही पलट दिया। तो फिर क्या होता है, फ्रांसीसियों का पलड़ा कमजोर होता है और अंग्रेजों की स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों के सामने करो या फिर मरो की स्थिति थी। हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में चर्चा कर लिया था जब हम कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही छोटे मोटे पॉइंट को नोट करेंगे। तो कर्नाटक क्षेत्र में क्लाइव ने अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को मजबूत किया था। तो स्टार्टिंग तो वहां से ही किया था क्लाइव ने, तो उस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे एक बार। कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति कर्नाटक क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति बनाया, या फिर राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जब तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था, यानी कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था 1757 में। तो उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध जब चल रहा था, तो क्लाइव उस टाइम पर बंगाल में था। तो क्लाइव ने उस टाइम पर जो है प्लासी का युद्ध जीत लिया था। तो क्लाइव ने, तो हम लोगों ने बात किया कर्नाटक युद्ध में शुरुआत तो किया ही था। सेकंड कर्नाटक युद्ध जब चल रहा था, हम लोगों ने बात किया था, पूरे मोर्चे को ही पलट देता है क्लाइव। क्लाइव के आने के बाद ही अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती है, उससे पहले अंग्रेजों की हालत एकदम खराब चल रही थी। फ्रांसीसियों का दबदबा था उस टाइम पर। तो क्लाइव आता है, क्लाइव ने, हम लोगों ने बात किया था, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्लर्क था फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो गया, और उसी के जो है सलाह पर अर्काट घेराबंदी की गई थी। हम लोगों ने बात किया था वहां पर अर्काट घेराबंदी में क्लाइव के साथ मात्र 200 से 250 कुछ ऐसे सैनिक थे, और दूसरी तरफ चांदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना थी 4000। तो 53 दिनों तक क्लाइव लड़ता रहा उस 200 से 250 सेना के साथ। तो वहां पर क्लाइव ने साहस का परिचय दिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से साहस का परिचय दिया था, और चांदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना को पीछे भी हटना पड़ गया था। तो यहाँ पर क्लाइव ने काफी रिस्क वगैरह भी लिया था। तो उसके अधिकारियों ने उसको कहा भी था, ये रिस्क नहीं है, ये युद्ध नहीं है आसान, बस इतना समझ लो कि एक आग का दरिया है, डूब के जाना है।
तो क्लाइव ने बस मतलब कि यहाँ पर बहुत ही साहस का परिचय दिया था। क्लाइव बहुत ही साहसी व्यक्ति भी था। तो खैर वो तो अलग बात हो गई। क्लाइव ने आर्काट घेराबंदी में सफलता दिलाई थी अंग्रेजों को, तो वहां से शुरुआत किया था। फिर उसके बाद जब पलासी युद्ध चल रहा था नवाब और अंग्रेजों के बीच में, तो हम लोगों ने देखा था कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में पहले किसका नियंत्रण था? कलकत्ता में अंग्रेजों का एक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। तो जब जो वहां पर नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों को खदेड़ा कलकत्ता से, तो कलकत्ता को जीतने की वापस, यानी कि कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया? क्लाइव को। तो अंग्रेजों का दोबारा से कलकत्ता पर कब्जा हुआ, दोबारा से अंग्रेजों का कलकत्ता पर नियंत्रण हुआ, इसका श्रेय भी किसको जाता है? क्लाइव को जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अंग्रेजों को लग रहा था कि हम अगर नवाब से भिड़ेंगे, नवाब से हम लोग युद्ध करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रांसीसी हमसे पहले जाकर के नवाब के साथ मिल जाए और उसके साथ जो है समझौता कर ले कि चलो हम दोनों मिल जाते हैं, यानी कि फ्रांसीसी और नवाब आपस में समझौता ना कर लें हाँ, अंग्रेजों को पीटने के लिए। तो क्लाइव ने माइंड लगाया, क्लाइव ने कहा कि पहले फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाते हैं। तो फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर बंगाल में, तो हम लोगों ने देखा था क्लाइव ने वहां पर भी चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया था, वहां से फ्रांसीसियों को भगाया था, क्योंकि उसको लगता था हम अगर नवाब से लड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नवाब की तरफ जाके फ्रांसीसी भी मिल जाए। तो चंद्रनगर पर भी कब्जा किया था अंग्रेजों ने, इसका श्रेय भी किसको जाता है? क्लाइव को ही जाता है। पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित किया, इसका भी श्रेय क्लाइव को ही जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा पर जो है अप्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ बंगाल बिहार उड़ीसा पर, इसका श्रेय भी क्लाइव को ही जाता है। और जो आगे चल के जो बक्सर युद्ध के बाद जो संधियां हुई थी और सब वगैरह, तो ये सब क्लाइव ने मतलब कि बहुत सी सारा जो है अंग्रेजों को बड़ी बड़ी सफलता दिलाई थी। तो ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे कि तीसरा कर्नाटिक युद्ध चल रहा था, तो क्लाइव ने उस टाइम पर जो है बंगाल के संसाधनों को भेजा था, बंगाल के संसाधनों को तीसरे कर्नाटिक युद्ध में मद्रास भेजा था, यानी कि कर्नाटक में भेजा था। तो बंगाल के संसाधन तीसरे कर्नाटिक युद्ध में काम आया था अंग्रेजों को, क्योंकि क्लाइव ने वहां से भेजा था। तो वो बंगाल के संसाधन सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना था। तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे एक बार, तो लिखेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध में, तीसरे कर्नाटिक युद्ध में अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था क्लाइव के द्वारा बंगाल के संसाधनों का भेजा जाना। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था, नहीं एक महत्वपूर्ण कारण था क्लाइव के द्वारा बंगाल के संसाधनों का भेजा जाना। और करके लिख लेंगे आगे आगे भी बंगाल के संसाधन काम आए थे। और हैदराबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण
हुआ और तथा उत्तरी सरकार, हम लोगों ने लोकेशन भी देख लिया था। उत्तरी सरकार यानी कि ये हैदराबाद था, इधर कर्नाटक, तो ये जो तटवर्ती क्षेत्र था इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। हैदराबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हुआ तथा उत्तरी सरकार क्षेत्र से भी उत्तरी सरकार क्षेत्र से भी फ्रांसीसियों को बाहर किया गया। उत्तरी सरकार क्षेत्र से भी फ्रांसीसियों को बाहर किया गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोग समझ समझ के पढ़िएगा, क्योंकि आप ये नोट्स आपके पास नहीं भी रहेगा, आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। कहीं इधर उधर लैंग्वेज हो भी गया, ये सब पूरा लाइन वाइज लाइन ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने समझ लिया तो बस आपको अपने माइंड का यूज करना है वहां पर लिखते टाइम। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पलासी का युद्ध क्यों हुआ था? 1717 के फरमान को लेकर। उसमें फर्रुख सियर जो थे मुगल शासक, उन्होंने काफी सारे जो है अधिकार दे दिए थे अंग्रेजों को। इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे, और इसी मुद्दे पर पलासी का युद्ध भी हुआ था कि दस्तक का दुरुपयोग हम नहीं करने देंगे। बंगाल का नवाब ऐसा कह रहा था कि हम दस्तक का दुरुपयोग नहीं करने देंगे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम तो फ्री ट्रेड करके ही रहेंगे। तो इसी मुद्दे पर ऐसे और भी कारण थे, तो ऐसे युद्ध होता है। तो फिर जो बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार था वो अंग्रेजों के पास आ गया था, हम लोगों ने देखा था। और पलासी का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया था। और पलासी के युद्ध के बाद बंगाल बिहार उड़ीसा में, अभी तक तो बंगाल तक ही थे अंग्रेज, आगे बक्सर के युद्ध के बाद अवध और मुगल दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो अभी बंगाल बिहार उड़ीसा में कंपनी को जो है राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। राजनीतिक शक्ति जो कल को एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कल को सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, पलासी के युद्ध के बाद अब वो एक राजनीतिक शक्ति में, उसकी गिनती एक भारतीय राजनीतिक शक्तियों में गिनती होने लगी उसकी। तो इसका श्रेय भी क्लाइव को ही जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। बंगाल बिहार उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। हम लोगों ने बात किया था पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गिनती भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में होने लगी थी, क्योंकि उसके पास इनकम आ गया था, अच्छा खासा इनकम आ गया था, अच्छा खासा क्षेत्र आ गया था। बंगाल की अर्थव्यवस्था उस टाइम पर बहुत ही अच्छी थी, हम लोगों ने बात किया था। और अगर नेक्स्ट टाइम पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आगे आगे कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था। क्लाइव, जब बक्सर का युद्ध होता है, क्लाइव पहली बार क्लाइव को गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 पलासी के युद्ध के बाद, और 1760 क्लाइव को पहली बार गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, 1757 से 1760
तक वो बंगाल का गवर्नर था, क्लाइव। फिर जब क्लाइव चला गया था ब्रिटेन, जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा था, उसके पास ठीक-ठाक पैसे थे, वहाँ पर ऐशो आराम कर रहा था, बढ़िया एकदम मौज-मस्ती कर रहा था। तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर बक्सर का युद्ध जीत लिया था। क्लाइव को वापस से भेजा था कि भैया तुम जाओ अभी भारत, अभी तुम भारत जाओ और वहाँ पर आगे हम लोग लूटपाट करते रहे, भविष्य में हम ढेर सारा पैसा कमाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे और वो भी वगैरह उनके मालिक जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने कहा क्लाइव को तुम जाओ भारत अभी अभी और भारत में सेट करो बढ़िया से, जो है आगे तुम संधिया, हम लोगों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया है, आगे जो शासक है बंगाल, अवध और मुगल शासक जो है उनके साथ क्या क्या संधियाँ करनी है कि हम आगे और भी अच्छे तरीके से पैसा कमाएं और भी अच्छे तरीके से लूटते रहें उनको, इसके लिए तुम जाओ क्या क्या संधियाँ करना है करो। तो ब्रिटेन वालों ने क्लाइव को भेजा दोबारा। कब भेजा था? 1765 में। यानी कि जब बक्सर का युद्ध हो चुका था, तब मई 1765 में हम लोगों ने बात किया था, लिखा था बक्सर के युद्ध जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके बाद हम लोगों ने लिखा था 1765 से 1767 तक। दूसरी बार जब क्लाइव गवर्नर बनता है बंगाल का, तो ये 2 सालों तक रहता है। और जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था, तो जो बंगाल के शासक के साथ, यानी कि बंगाल का शासक था उसके साथ, बंगाल का जो नवाब था उसके साथ संधि हो चुकी थी कि बंगाल का नवाब अभी नायब सूबेदार की मर्जी से कोई कार्य करेगा। उसके बाद मई 1765 में, फरवरी 1765 में बंगाल के नवाब के साथ संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। फिर मई 1765 में आता है क्लाइव। क्लाइव आता है, फिर क्लाइव ने अवध के साथ, मुगल शासक के साथ और जो है फिर से बंगाल के नवाब के साथ एक छोटी संधि करता है। उसमें क्लाइव ने कुछ पैसे वगैरह देने का प्रावधान किया था बंगाल के नवाब को, क्योंकि अगर उसके पास कोई इनकम ही नहीं आ रही है, पूरा इनकम जब अंग्रेजों के पास ही जा रहा है, तो वो शासन कैसे चलाएगा? उसको पैसे की नीड तो रहेगी ना, उसको पैसे चाहिए शासन चलाने के लिए। तो क्लाइव की भूमिका यहाँ पर भी आती है। बक्सर के युद्ध के बाद जो जो संधियाँ हुई, क्लाइव ने जो जो संधियाँ किया भारतीय शासकों से, और उसका जो आर्थिक दृष्टिकोण था, उसका क्या राजनीतिक दृष्टिकोण था, हम लोगों ने बात किया था महत्व पर भी, बक्सर के युद्ध का महत्व का बात किया था हम लोगों ने। कंपनी गिनती एक राजनीतिक शक्ति के रूप में होने लगती है और ढेर सारा उनके पास इनकम आता है, बड़ी राशि मुआवजे और उपहार के रूप में, गिफ्ट वगैरह के रूप में अंग्रेजों को दी जाती हैं। तो ऐसा ढेर सारा उनको मुनाफा हुआ था, काफ़ी फायदा हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद। तो क्लाइव की यहाँ पर क्या भूमिका थी? संधिया किया था क्लाइव ने, तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। बक्सर बक्सर के बक्सर के युद्ध के बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव के द्वारा की गई बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव के द्वारा की गई संधियां और उनका राजनीतिक, आर्थिक महत्व। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोगों ने अभी तक तो बात सिर्फ यही किया कि क्लाइव ने जो है बड़ी बड़ी सफलता दिलाई थी अंग्रेजों को, लेकिन क्लाइव की कुछ मतलब की गलतियां भी थी, कुछ किसी किसी मामले में क्लाइव कमजोर भी पड़ गए थे, यानी कि आगे हम लोग अभी बात करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ क्लाइव की जो जो सफलता थी उन सफलता पर हम लोगों ने बात किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं, कुछ कुछ कारणों से क्लाइव की आलोचना भी की जाती है। तो उसके क्या क्या कारण हैं और क्यों क्लाइव की आलोचना भी की जाती है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं।
क्लाइव आलोचना। तो इसमें हम लोगों ने अभी बात किया 1765 1700 सॉरी 1765 से 1767 तक बंगाल पर द्वैत शासन चल रहा था। बंगाल पे यानी कि नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का शासन था। लेकिन ये द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? क्लाइव ने। तो इसको असफल माना जाता है। क्यों असफल माना जाता है? क्योंकि इस व्यवस्था से न तो बंगाल का भला हुआ और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पर जो है द्वैत शासन के टाइम पर जो है एकदम कंगाली के कगार पर आ जाती है। निजी व्यापार के दृष्टिकोण से ये टाइम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो है कंगाली के कगार पर एकदम आ गई थी। उसको मतलब कि बहुत लॉस हुआ था। और आगे चलकर कुछ ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से भी पैसे मंगाने पड़ जाते हैं। उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वो लागू करते हैं ब्रिटिश सरकार। तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी जो द्वैत शासन था वो क्लाइव ने शुरू किया था और ये जो है असफल मानी जाती है। क्लाइव की यह प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली, असफल मानी जाती है। क्लाइव यानी कि शासक तो यानी कि क्लाइव मतलब कि बहुत ही अच्छा साहसी व्यक्ति था और युद्ध के मामले में बहुत ही सफल था। ये जितने भी युद्ध इसने जीतने किए लगभग इसमें सफलता ही इसको मिली। और जो है साम्राज्य विस्तार के मामले में भी ये ठीक ठाक अच्छा इसको सफलता मिल गई। लेकिन बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासनिक मामले में प्रशासन के मोर्चे पर ये असफल दिखता है हमें। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा द्वैत शासन के टाइम पर कैसे जो है अकाल के टाइम पर बंगाल की 1 जनसंख्या मारी गई और इतने कंपनी को भी लॉस हुआ। और कंपनी के कर्मचारी ने तो खूब सारा जो है पैसा लूटा। सिर्फ निजी व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा था। बाकी न बंगाल के लोगों का भला हुआ और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भला हुआ। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग। क्लाइव की आलोचना क्यों की जाती है उसमें लिखेंगे प्रशासनिक मोर्चे पर असफल। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे द्वैत शासन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्लाइव जब यहाँ पर था गवर्नर, तो उसने खूब ढेर सारा यहाँ पर लूटपाट किया था। ढेर सारा यहाँ पर दस्तक का दुरुपयोग और भी जो है लूटपाट उसने खूब किया था। एक लुटेरा ही था एक तरीके से देखा जाए तो। सिर्फ गवर्नर था, उसको गवर्नर बना दिया गया था। बाकी उसने खूब सारा पैसा लूटा था। उसने पैसा लूटा और जो उसके टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने भी ढेर सारा पैसा लूटा। क्लाइव ने हालांकि क्लाइव ने लूटपाट को रोकने की कोशिश भी की थी। जिससे अगर हम लोग बात करें तो जैसे बंगाल हो गया और ये मद्रास हो गया। तो क्लाइव ने क्या कहा कि जो बंगाल के अधिकारी हैं और मद्रास के अधिकारी हैं, अगर वो एक जगह पर रहेंगे तो ज़्यादा लूटपाट में अपना जो है माइंड खर्च करेंगे। क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल के अधिकारी को यहाँ पर शिफ्ट किया मद्रास में, और मद्रास के अधिकारी को बंगाल में शिफ्ट किया। क्लाइव ने कहा कि इन लोगों को चुट्टन को एक जगह पर रहने नहीं देना है। अगर ये ससुरा लोग एक जगह पर रहेगा तो ज़्यादा लूटपाट करेगा। उससे क्या होगा, जब वो लूटपाट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जब लूटपाट में लग जाएंगे तो अपना निजी व्यापार पर ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा, कंपनी का इससे लॉस होगा। तो क्लाइव ने इसको भी रोकने की कोशिश की थी, हालांकि वह असफल रह गया था। लूटपाट कितना भी रोकने की कोशिश किया हो क्लाइव ने, कंपनी के अधिकारियों ने लूटपाट खूब किया था। तो इस कारण से भी क्लाइव की आलोचना की जाती है। लूटपाट को रोक नहीं पाया था ये कंपनी के अधिकारी जो है, खूब सारा इस स्टैंड पर लूटपाट करते हैं। और इसने लूटपाट को रोकने के लिए उसे साइन भी करवाया था कागज पर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, क्लाइव ने उनसे साइन भी करवाया था कि उपहार वगैरह नहीं लोगे, गिफ्ट वगैरह नहीं लोगे, लूटपाट नहीं करोगे। खुद तो लेता था उपहार, लेकिन दूसरों को साइन करवा रहा है कि भैया तुम मत लेना। तो भला बताओ, भला कोई मानेगा? तो इस पॉइंट्स को भी नोट करेंगे हम लोग।
लूटपाट जो है करता था ये खूब, इसके कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा लूटपाट ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा लूटपाट को बढ़ावा। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्लाइव की आलोचना हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग पलासी का युद्ध पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने बात किया था पलासी की सफलता कोई बड़ा युद्ध नहीं था। पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि एक विश्वासघात की सफलता, एक षड्यंत्र उसने क्लाइव ने रचा था। तो एक धोखेधड़ी की सफलता थी, अंग्रेजों को एक धोखेधड़ी की सफलता मिल गई थी। कोई यहाँ पर बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। क्लाइव ने, हम लोगों ने बात किया था कैसे कैसे उसने षड्यंत्र रचा था पूरा। और जो एक अमीचंद करके व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था, तो उसको मीडिएटर का काम सौंप दिया था। क्लाइव ने कहा था कि तुम, मतलब कि जो नवाब से असंतुष्ट लोग थे और क्लाइव, इन दोनों के बीच अमीचंद मध्यस्थता, मीडिएटर का काम करता था। क्लाइव बदले में उसको कुछ पैसे भी देता था। तो हम लोगों ने बात किया था क्लाइव ने उससे कुछ साइन वगैरह भी करवा लिया था कि चलो ठीक है, युद्ध के बाद हम लोग आपको इतना पैसा, ढेर सारा पैसा वगैरह देंगे। तो हालांकि वो फर्जी कागज था, बाद में क्लाइव ने फाड़ दिया था कि जाओ ससुराल, तुमको जो करना है कर लो, नहीं देंगे हम। तो भी चट्टा बोला कि अरे यार, किसका साथ दे दिए हम। तो षड्यंत्र और धोखाधड़ी इसने खूब किया था। प्लासी के युद्ध में हमें भर भर के देखने को मिलता है, इसने षड्यंत्र और धोखाधड़ी भी खूब किया था। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। इस कारण से भी क्लाइव की आलोचना की जाती है। लिखेंगे षड्यंत्र कॉमा धोखाधड़ी आदि कारणों से षड्यंत्र, धोखाधड़ी आदि कारणों से भी क्लाइव की आलोचना की जाती है। क्लाइव ने, ससुरा ने भी खूब सारा जो है लूटपाट किया था, बढ़िया से एकदम। जब तक था इसने ढेर सारा पैसा यहाँ से लूटा था। जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, यहाँ से लूट लूट के जो है ढेर सारा पैसा कमा के जब ब्रिटेन जाते थे, तो वहाँ के जो और व्यापारी थे ब्रिटेन के, हम लोगों ने बात किया था ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया था कि पूर्वी एशिया से जो व्यापार करेगा, कोई अंग्रेज ही करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो जो और ब्रिटिश व्यापारी थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से जलते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत से खूब सारा पैसा कमा के जाते थे ब्रिटेन। तो जो और ब्रिटेन के व्यापारी थे, वो जलते थे यहाँ के अधिकारियों से। वो लोग, जो क्लाइव और यहाँ के और भी जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटेन के व्यापारी इनको नवाब नवाब कह के चिढ़ाते थे कि ये ब्रिटेन के नवाब हैं, ऐसा करके मतलब चिढ़ाते थे उनको, जलते थे वहाँ के लोग क्लाइव के ऊपर। क्लाइव ने खूब सारा जो है लूटपाट किया था भारत से, और करके जब ब्रिटेन गया था क्लाइव, उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। तो इसके कारण भी क्लाइव के ऊपर मुकदमा भी चला था कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे क्लाइव के ऊपर कि तुमने जो है ढेर सारा भ्रष्टाचार किया है। तो क्लाइव ने कहा था कि अभी हम लोगों ने मैं जो छोड़ के आया हूँ भारत में, आप लोगों को उसकी अहमियत ही पता नहीं है। क्लाइव ने कहा था, बक्सर का युद्ध जब हो रहा था, तो क्लाइव ने कहा था, मैंने अपने नीचे जो है बंगाल, अवध और दिल्ली, इतना बड़ा क्षेत्र में छोड़ करके आया हूँ, और वहाँ पर मैंने ब्रिटिश साम्राज्य को आगे रखा, अपने निजी व्यापार से ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य को वहाँ पर जो है देखा। तो क्लाइव ने कहा, हमने इतना सारा ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वहाँ पर काम किया, इतना सारा रिस्क लिया। दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्लाइव ने जो रिस्क लिया था, तो क्लाइव के ऊपर फिलहाल मुकदमा तो चला ही था ब्रिटेन के संसद में।
क्लाइव के ऊपर से मुकदमा चला था कि तूने ढेर सारा जो है भ्रष्टाचार किया, ढेर सारा पैसा लूटा है। तो क्लाइव मतलब कि एकदम उसके समाचारों में उसकी आलोचना होती रहती थी, मुकदमा चल रहा था उसके ऊपर, और समाचारों में, अखबारों में क्लाइव की आलोचना होती रहती। तो एकदम मतलब कि एकदम बीमार, आगे चल के वो बीमारी से भी ग्रस्त हो जाता है और अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो सुनते सुनते एकदम मतलब परेशान हो जाता है और माइंड भी उसका थोड़ा मतलब कि ऐसा हो गया था, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, अपनी आलोचना सुनते सुनते एकदम परेशान हो जाता है। तो क्या करता है, चुट टांग के देखता है, अरे कहाँ है रे, चाकू कहाँ है, लाओ लाओ, चाकू लेता है और कहता है नहीं अभी जीना नहीं है हमको, ससुरा काट लेता है अपना ही गला, चाकू लेकर अपना गला काट लेता है। ऐसा देखने को मिलता है हमें आगे। क्लाइव को मतलब कि ऐसी उसकी मौत हो जाती है, फिर वो बीमारी से भी ग्रस्त हो चुका था, तो उसकी आलोचना लगातार हो रही थी, तो चाकू लेके अपना ही गला काट लेता है और चला जाता है इस दुनिया से। लेकिन क्लाइव जब तक भारत में था, उसने इतनी बड़ी बड़ी सफलता दिलाई थी। क्लाइव ने मतलब कि एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया था अंग्रेजों के सामने। क्लाइव ने दूसरे कर्नाटक युद्ध जीता, पलासी में सफलता दिलाई और बक्सर के बाद संधिया की। तो जो जो क्लाइव का अनुभव था, क्लाइव ने उन सब अनुभवों को पेश किया है, मतलब एक मॉडल को क्लाइव ने यूज करके दिखाया कि हाँ ये मॉडल सही है। जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, कारणों से भी क्लाइव की स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, फिर कल बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लाइव की बात करें तो हम लोग ने देखा अभी उसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे और उसकी आलोचना क्यों की जाती है। और उसके आगे हम लोग बात करें तो क्लाइव ने सेकंड कर्नाटक युद्ध में सफलता दिलाई थी, पलासी के युद्ध में सफलता दिलाई थी, बक्सर के युद्ध के बाद संधिया की थी क्लाइव ने। तो इन सब क्लाइव के इन सब कार्यों से क्लाइव को जो समझ हुई थी, क्लाइव का जो अनुभव था, उस सब अनुभव को क्लाइव ने बताया था कि मतलब किसी भी जो अगर किसी भी राज्य को आप लोग हरा दिया, मतलब कि अंग्रेजों ने किसी भी राज्य को हरा दिया, तो उस पर डायरेक्ट शासन नहीं करना है। किसी भी क्षेत्र पर हमें धीरे धीरे अपनी जो है पकड़ को मजबूत करना है। अचानक से जैसे आज युद्ध जीत लिया तो कल से अचानक से शासन स्टार्ट नहीं कर देना है। धीरे धीरे जो वहाँ का शासक है उसके अधिकारों में धीरे धीरे कटौती करनी है, धीरे धीरे अपने अधिकारों को बढ़ाना है, ऐसे मतलब करते चलना है। और युद्ध से पहले सामने वाले को इतना ज्यादा कमजोर कर देना है कि वो युद्ध में लड़ ही ना पाए, इतना ज्यादा सामने वाले को कमजोर कर देना है। और अगर मान लो कहीं पर उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, कर्नाटक का जो अनुभव था क्लाइव को बंगाल में काम आया था, तो क्लाइव ने कहा था कि अगर कहीं पर उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है तो वहां पर भी हमें मीडिएटर का काम करना चाहिए, मीडिएटर का काम करना चाहिए। और उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है तो वहां पर हस्तक्षेप करना है, एक को शासक बनाना है, एक को पराजित करके दूसरे को शासक बना के अपना उसमें जो है फायदा लेना है। और मतलब कि सामने वाले को कितना कमजोर करना है कि लड़ ही ना पाए वो। जैसे हम भारतीय कहते हैं ना कि हमारा जो टारगेट है वो तो पवित्र होना चाहिए, हमारा टारगेट भी पवित्र होना चाहिए और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन यूरोपीय मॉडल कुछ और अलग तरीके से कहता है। यूरोपीय मॉडल ये कहता है कि नहीं, हमें मतलब कि हमारा जो लक्ष्य है हमारा, वो हमें मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से मिल जाए, चाहे षड्यंत्र, धोखाधड़ी, उसके लिए हमें मार काट जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, बस हमें मतलब युद्ध में सफलता मिलनी चाहिए। क्लाइव का मतलब कि यूरोपीय मॉडल ये कहता है कि हमें युद्ध में बस सफलता मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें षड्यंत्र, धोखाधड़ी या फिर कुछ भी करना पड़े, हम वो कर सकते हैं। इसे हम लोगों ने देखा था कि पलासी के युद्ध में क्लाइव ने कितना जो है धोखाधड़ी किया था। और जो अमी चंद करके था उसको कहा था हाँ युद्ध के बाद तुमको इतना सारा पैसा देंगे, उसके कागज को भी जो उस पर साइन करवाया था उसको भी फाड़ दिया था। तो मतलब कि क्लाइव का ये मॉडल था कि हमें जो है युद्ध में सिर्फ सफलता से मतलब है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जो जो उसका अनुभव था क्लाइव का, वो सब अनुभव जो है भारत में अभी क्लाइव के बाद जो आगे के जो भी गवर्नर आएंगे वो सब इसी जो है क्लाइव के अनुभव को ही फॉलो करते चलेंगे। जो क्लाइव के स्टेप्स थे उन्हीं को ही फॉलो करते चलेंगे। कि अचानक से किसी क्षेत्र पर जो है अपना नियंत्रण कर लिया तो अचानक से कल से ही वहां पर शासन शुरू नहीं कर देना है।
धीरे धीरे अपनी पकड़ किसी भी क्षेत्र पर बनानी है। युद्ध से पहले सामने वाले को इतना कमजोर कर देना है कि वो लड़ ही ना पाए। उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा है, तो वहां पर मीडिएटर का काम करना है। तो ऐसे मतलब क्लाइव ने अपने सारे अनुभवों को प्रस्तुत किया था। तो जो इतिहासकार हैं वो कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि क्लाइव ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि जिसको पैर नहीं है वो भी उस रास्ते पर दौड़ सकते हैं, और जिसको आंख नहीं है वो भी उस रास्ते को देख सकते हैं। यानी कि क्लाइव ने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसको पैर नहीं है, यानी कि उस पर लंगड़ा भी चल सकता है और अंधा भी उस रास्ते को देख सकता है। तो क्लाइव ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, मॉडल यानी कि कुछ स्टेप्स क्लाइव ने प्रस्तुत किया था। क्लाइव ने यूज करके दिखाया था कि हाँ ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल ठीक है। क्लाइव ने प्रयोग करके दिखाया था। अभी क्या प्रयोग करके दिखाया था, वो तो उसका जो अनुभव था, वो जो उसने युद्ध किया, कर्नाटक युद्ध, पलासी युद्ध जीता, बक्सर के युद्ध के बाद जो संध्या की उसने, तो क्लाइव का मतलब जो अनुभव था उन्हीं सभी अनुभवों को उसने प्रस्तुत किया था कि हाँ ये मॉडल ठीक है। और आगे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आगे के जो गवर्नर आएंगे, क्लाइव के इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्लाइव के इसी मॉडल को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।